Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Learning Hobbies with Swati. Once again, thank you. आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। सबसे पहले हमने सुकरात की बात की, सुकरात के बाद सैक्रेटिस इसको कहते हैं, सैक्रेटिस के बाद हमने प्लेटो की बात की, प्लेटो के बाद आज हम एरिस्टोटल की बात करेंगे। मज़े की बात मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा था कि सुकरात का शागिर्द प्लेटो था, प्लेटो का शागिर्द एरिस्टोटल था। कई जगह पर देखा जाता है जी कि प्लेटो सुकरात की बातों के साथ क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इसी तरह एरिस्टोटल ने भी कई जगह पे इसकी बात को नहीं माना, मतलब माना है, क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं होता जो दूसरे पे बहुत गहरी किस्म की तनकीद करना, नहीं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। पढ़ी लिखी बात करनी थी, प्रॉपर, तो पढ़ी लिखी क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर की थी उसने। ठीक है, अगर बात की जाए एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल जो था वो एक, जो उस वक्त के लोग उसको मानते, वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है। एरिस्टोटल भी एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है। क्यों? क्योंकि ये वो वाइज शख्स था पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर जिसने बहुत चीज़ों के ऊपर लिखा है, बहुत सी बुक्स के ऊपर लिखा है, बहुत सी किताबों के ऊपर। लेट्स सपोज इसने बायो पे लिखा, इसने बायो जो बायोलॉजी है उस पर लिखा, पॉलिटिकल साइंस पे लिखा, एथिक्स पे लिखा, इसके अलावा इसने मेटाफिज़िक्स पे लिखा। ठीक है, और मज़े की बात है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स के अंदर, कि ये शख्स ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी चीज़ों पे बहस की, और ये शख्स अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर भी रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में सारे जानते हैं कि 30 से 32 साल की उम्र में आज दुनिया ज़्यादा, तकरीबन पूरी दुनिया के करीब करीब ही वो जीत चुका था, फतेहयाब हो चुका था। चलें जी, अब जाते हैं हम इसकी तरफ के, इसकी जो व्यूज़ थे स्टेट पे, इसके स्टेट के ऊपर व्यूज़ किए थे। तो अगर बात की जाए इसके ख्यालात की जो स्टेट के ऊपर थे, ये क्या समझते हैं कि रियासत कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो मतलब इनकी जो सोच थी कि मतलब रियासत कैसी होनी चाहिए, रियासत की सियासत कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहली बात की कि हम जो हैं, जो लोग हैं, जो रियासत के अंदर रहते हैं, जो एक स्टेट के अंदर रहते हैं, वो सोशल एनिमल हैं। वो सोशल एनिमल हैं, एक माशरती कीड़े हैं। ये सोसाइटी के अंदर रहता है मिलजुल के, और ये अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि डेफिनेटली ना, हर इंसान को ज़रूरत पूरी करनी होती है, हर इंसान की ज़रूरियात होती हैं। मिसाल के तौर पर अपने आस पड़ोस में देख लें, खुदा ना देखें किसी के पास रात को गाड़ी होती है नहीं होती, कोई 15 पे कॉल कर सकता है नहीं कर सकता, हालात होते हैं। तो बस अगर पड़ोसी के पास कहीं गाड़ी हो, घर में कोई बीमार हो, तो बंदा उससे हेल्प ले सकता है। इसी तरह इंसान, उसने कहा कि सोशल एनिमल है, ये अकेला नहीं रह सकता। ये सोसाइटी में अगर रहेगा तो मिलजुल के रहेगा। ये अगर मिलजुल के रहेगा तो ये कामयाब रहेगा। एक दूसरे की ज़रूरियात के साथ देखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस मतलब इसके जो थाट्स थे लोगों के बारे में, वही थे कि दे आर अ सोशल एनिमल। अच्छा, अब इसकी बात, अच्छा, इस पहली बात ये थी, ये सोशल एनिमल है। अब इससे ये बात कीजिए कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब ये जो रियासत का इर्तिका है, जो रियासत इस यहाँ तक पहुँची है, वो किस तरह से पहुँची है। रियासत का इस इर्तिका इसने कहा है कि पहले लोग रहा करते थे जंगलों में, रहा करते थे लोग, जंगली हुआ करते थे। अब उस ज़माने में जब कोई जंगलों में कोई कहाँ बस रहा है, कोई कहाँ बस रहा है, ना घर, ना छत, ना चादर, कुछ नहीं। तो उसने ये बात की कि फिर वहाँ पे जब वो लोग आपस में इकट्ठे हुए, जब लोग इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने एक जो थोड़े से रकबे को, थोड़े से एरिया को जो है उन्होंने डेवलप किया। जब उसको डेवलप करके इकट्ठे होकर रहना, क्योंकि देखें इंसान अकेला नहीं रह सकता, जैसे हम पहले ये बात कर चुके हैं कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना ज़रूरी था। तो उन्होंने एक छोटी सी जगह को ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपने डेरे डाले, फिर उसको एक छोटा सा उन्होंने टाउन बनाया। जब वो टाउन बन चुका, फिर वो आबादी बढ़ती गई। जब वो आबादी बढ़ती गई तो फिर वो शहर एक सिटी के अंदर कन्वर्ट हुई। जब वो और पॉपुलेशन बढ़ती गई या आसपास के और भी लोग कबाइल करीब आना शुरू हुए, तो वो कस्बे से टाउन टू सिटी, और सिटी से वो एक स्टेट की शक्ल इख्तियार कर गई। तो स्टेट कह लें कि वापस में मिल, मतलब स्टेट आप ये कह लें कि जब बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर कहीं रहें तो उसे को स्टेट कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी दुनिया जब आपस में इकट्ठी, मतलब जिस तरह हमारा ये मुल्क है आज़ाद हुआ, फिर ये तो नहीं कि सारे के सारे यहाँ पे जो पल रहे थे वो उन्हीं को बाउंड्री के अंदर डाल दिए कि ये नहीं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में नहीं, ऐसे नहीं होता। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, यहाँ से लोग इंडिया गए, इंडिया से लोग पाकिस्तान आए। तो वो जब लोग इकट्ठे हुए तो वो पूरी की पूरी एक रियासत बनी हमारी इस तरह से। फिर स्टेट के अंदर ही उसने एक बात की कि ह्यूमन नेचर की बात की कि उसका ने कहा कि मैन इज़ अ वर्चू एज अ नेचर। इंसान पैदाइशी तौर पे नेक होता,
देखिए ना जी, इंसान है, अगर उसने सोशल एनिमल उसको कहा है तो उसने एक एनिमल का वर्ड भी उसके साथ जोड़ा है। इंसान, आप इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं अजीब अजीब मेंटालिटी के, कुछ पॉजिटिव माइंड्स के होते हैं, कुछ नेगेटिव माइंड्स के होते हैं, कुछ क्रिमिनल माइंड्स के होते हैं, कुछ किस तरह के लोग होते हैं। तो मैं ये नहीं कर के सारे किसी होते हैं, लोग अलग अलग माइंड्स के होते हैं। तो उसने कहा कि मैन एज अ वर्चू एज अ नेचर, इंसान पैदाइशी तौर पे नेक है, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान पैदाइशी तौर पे कभी भी बुरा नहीं होता। उसको बुरे कर देते हैं उसके हालात, उसके मामलात, उसकी वजूहात, क्योंकि इंसान पैदाइशी तौर पे कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। तो जिस सोसाइटी में वो रहता है, वो सोसाइटी उसको बुरा कर दे तो वो एक अलग बात हो जाती है जी, ठीक है। अब अगर सोसाइटी में एक इंसान रह रहा है, अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, आप उसको धुतकारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, डेफिनेटली इंसान के अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है यार कि मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ इस पूरे मोहल्ले के अंदर यार कि जिसको लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, फजूल किस्म की पैसा कर रहे होते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर वो का माइंड इस हद तक नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर वो अपना सब कुछ दिमागी तौर पे खो बैठता है। बाज़ तो पत्थर भी मारना शुरू कर देता है, गले निकालना भी शुरू कर देता है, या वो वहाँ से कि गायब हो जाता है दिल में बातें लेके। जब वो वापस आता है तो वो कई लोगों से रिवेंज भी लेने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो पैदाइशी तौर पे ना नेक होता है, बुरा बनाने वाली उसकी सोसाइटी होती है। सोसाइटी में भी चंद लोग, आप खुद इस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो उस ज़माने में एरिस्टोटल ने जो बातें की थी वो भी आज इस ज़माने में चल रही हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख लें, लेफ्ट एंड राइट देख लें, कई सारे इस तरह के हालात और मामलात होते हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बाद में वो बिगड़ जाते हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के ऊपर बड़ा मैटर करता है कि आप किसी को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लगे हुए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे उसने ये बात, क्योंकि स्टेट का हिस्सा है तो उसने स्टेट के प्रोग्रेस की भी इसी में बात की। उसने कहा कि स्टेट जो है वो प्रोग्रेस कैसे करती है, स्टेट की प्रोग्रेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो उसने सबसे पहले ये बात की कि स्टेट की जो प्रोग्रेस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात। ये हम प्लाटो में भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरी प्लाटो की वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने यही बात की थी कि किसी भी स्टेट के अंदर उसको चलाने के लिए सियासत की ज़रूरत होती है। सियासत को बनाने चुनने का हक़ हमें होता है, हम चुनते हैं, हम लीडर बनाते हैं, फिर आगे पूरी कैबिनेट बनती है, असम्बलियाँ बनती हैं, अदलिया बनती है, जुडिशरी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है जी? वो डिपेंड करती है आपकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जब तक आपके पास मॉरल वैल्यूज़ नहीं है आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी स्टेट प्रोग्रेस नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जी मैंने पहले भी एक दफ़ा MNS की बात की, MPS की बात की, मिनिस्टरों की बात की थी कि एक दफ़ा जब इलेक्शन आते हैं तो सारे आपके घरों के दरवाजे नॉक करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, हम आपके पास हाज़िर हुए हैं, आप काइंडली वोट हमें दीजिएगा, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, आपके बच्चों को नौकरी देंगे, फलां 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 फलां। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन मॉरल वैल्यूज़ बाद इस तरह के लोग भी, अल्लाह माफ़ करे, होते हैं जो जबरन, जो हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग जबरन वोट भी लेते हैं, उनको धुतकार के भी ले लेते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर भी ले लेते हैं, कुछ किस तरह से ले लेते हैं। तो वो जो एक मॉरल वैल्यू दी जाती है ना जी अपनी सोसाइटी में लोगों को, वो मॉरल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप मॉरल वैल्यू नहीं देंगे, जब तक मॉरल वैल्यू सियासत के अंदर नहीं होगी, आपकी सियासत चल ही नहीं सकती। और ये ज़माना, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, तो यहाँ हर बंदा मॉरल वैल्यू देखें। अगर आप मुझे इज़्ज़त देंगे तो मैं आपको दूंगा, अगर आप मुझे इज़्ज़त देंगे तो आप मुझे देंगे, मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा तो आप मुझे इज़्ज़त देंगे। इसी तरह से अब ये ज़माना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शऊर पकड़ चुका है कि अब इसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी तो आपकी सियासत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। डंडे की ज़ोर पे या ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप किसी भी चीज़ को इतना वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। और इखलाकियात एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बग़ैर मेरा ख्याल है ना सियासत, ना रियासत, ना घर, ना कारोबार, ना नौकरी। इखलाकियात के बग़ैर इंसान की अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं है। जिसके, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके इखलाक नहीं है वो इंसान नहीं। तो इसी तरह अब उसने भी बात की स्टेट एज अ बॉडी ना,
कि ये भी हम ऑलरेडी प्लेटो के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जी स्टेट एक बॉडी की तरह होती है, जिस्म की तरह मानंद। जिस्म की मानंद कैसे जी कि लेट्स सपोज अगर मेरी उंगली में पेन है, इट डजंट मीन दैट कि मैं इसको काट के फेंक दूँगा। अगर मेरी हाथ में दर्द है तो ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, मैं इसको काट के नहीं फेंक सकता। और ना ये दर्द सिर्फ मेरे हाथ का, ये मेरे पूरे जिस्म का दर्द है। इसी तरह अगर सिंध में या केपी में कोई मसला है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ केपी का ही मसला है, वो फेडरल का मसला है, सेंटर का मसला है, वो पूरी कौम का मसला है, वो पूरे पाकिस्तान का मसला है। उसने कहा कि उसने भी यही बात की कि स्टेट जो है वो एक बॉडी की तरह है। अगर उसके पाँव में दर्द है तो उसके पूरे जिस्म को उसने अपाइज बना देना है। इसलिए आपको पाँव का बड़ा अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा, हाथों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको क्या काट के फेंक दें और बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, कई जगह पर हमें जो है डिसएग्री करते हुए भी नज़र आते हैं। जिस तरह कि हमारे प्लाटो साहब ने भी ये बात की थी कि जी उन्होंने कम्युनिज़म की बात की थी। कम्युनिज़म की बात किस तरह की थी? उन्होंने कहा था जी कि जो भी स्टेट होगी उसका जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, जो किंग होगा, या जो उसकी एजुकेशन होगी, या जो चीज़ें भी होंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। उन्होंने बड़ी पाबंदियाँ लगाई थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि बादशाह इतनी शादियाँ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो कंट्रोल में होगा, एजुकेशन जो है वो कंट्रोल में होगी, दिस एंड दैट। ये आप मेरा वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको इस चीज़ पे समझ आएगी कि इस जगह पर उसने डिसएग्री क्या किया। यहाँ पे उन्होंने प्लाटो के साथ ये डिसएग्री किया और कहा कि जी, और लेकिन क्रिटिसाइज मैंने को पहले कहा था, इस तरह नहीं करते थे कि बहुत बुरी तरह से तनकीद की जाती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बुरी तरह से बिल्कुल तनकीद, बहुत प्यार से और बहुत पॉजिटिव तरीके से उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा जी कि प्लाटो साहब ने कहा था कि कम्युनिज़म करो, इन सब पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन उन्होंने इसको गलत साबित करने पर तरजीह दी थी। उन्होंने कहा डिसएग्री किया, क्यों कि फ़िलासफ़र जो है वो किंग होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम की बात की, वो कंट्रोल होनी चाहिए। इन चीज़ों से डिसएग्री किया क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना कभी ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है यार कि जो किंग है वो फ़िलासफ़र ही होगा तो वो किंग होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन जो है उसको हम कंट्रोल करके ही रखेंगे। जैसे कि देखें, अभी तो ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हम तो एक अलग मुस्लिम सोसाइटी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। तो कई जगह पर ऐसे हैं जी जहाँ पर रिलीजियस कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह हम आगे पढ़ते जाएंगे डिटेल्स में, इंशाल्लाह आपको समझ भी आती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किंग के फ़िलासफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका बहादुर होना ज़रूरी है, उसका ताकतवर होना ज़रूरी है, उसका ज़हीन होना ज़रूरी है। जब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो हुक्मरान होगा, वो अपनी कौम के लिए क्या कर सकता है, ये चीज़ होनी चाहिए। एजुकेशन के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कि इस बच्चे को ऐसे ही करना चाहिए, नहीं, जिसको जो शौक़ है वो उस चीज़ में जाए। उन्होंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर वो डिसएग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं प्लाटो साहब के साथ। और उन्होंने फिर कहा जी कि प्लूरल स्टेट है, ये जो स्टेट है वो पीपल की स्टेट है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो बात है ये रियासत की है, वो लोगों की है, जो उन्हें हक है वो उसे चुनेंगे, वो अपने बीच में से चुनेंगे और उनको जो है वो प्रमोट करेंगे और उनकी भलाई के लिए ही काम किया जाएगा। अब हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि एक कबीला है, उसके 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से 100 मतलब 100 ख़ानदान है, 100 ख़ानदानों में से एक हेड ऑफ़ द फैमिली ले लिया, उस हेड ऑफ़ द फैमिली में से 10 हेड ऑफ़ द फैमिली बन गए, 10 हेड ऑफ़ द फैमिली ने जो उठा के जो है एक अपने ऊपर हुक्मरान उठा लिया। तो उसने कहा जी कबीला पूरे का पूरा जो है, इसके जो 10 सरदार हैं उसके ऊपर एक सरदार हाकिम बैठा हुआ है, ये पूरे के पूरे कबीले को कंट्रोल करेगा। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से आप अपना हुक्मरान चुनेंगे, लोगों को पूरे का पूरा हक है, अपना हुक्मरान चुनेगा, वो उसी को प्रमोट करेंगे और वो शख्स जिसको आप प्रमोट करके ऊपर लेकर आओगे तो वही शख्स जो है वो आपकी भलाई के लिए काम भी करेगा। अब उसी ज़माने में ग़ुलाम भी बहुत हुआ करते थे, उनलस से उठा के अफ्रीका ले आए, अफ्रीका से उठा के ईस्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट ले गए, वेस्ट टू ईस्ट ले गए। तो उनकी थॉट्स जो थी स्लेवरी के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ी इल्ज़ामात भी लगे कि यार ये तो स्लेवरी को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ तक एरिस्टोटल ने कहा कि स्लेवरी जो है वो उसको भी एक इदारा बना देना चाहिए जो, और उसको एक प्रॉपरली मैनेज किया जाए। मतलब जितने भी स्लेवरी, मतलब आप आगे इंशाल्लाह खैर से जब हम इस तरफ आएंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बाद हम क्लियर करके जब
बरसग़ीर का रुख करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और काफ़ी आप में से लोगों ने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, आपको पता होगा ख़ानदान ग़ुलामा का नाम भी एक जगह पर आता है कि स्लेव डायनेस्टी भी एक ज़माने में हुआ करती थी, जहाँ पर तकरीबन जो बादशाह थे उस डायनेस्टीज़ को चलाने वाले और महाराजा बादशाह थे वो ग़ुलाम हुआ करते थे। इसी तरह से उसने कहा जी कि स्लेवरी जो है वो उसका प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उनको वहाँ उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए। और उन्होंने कहा जी कि जैसे एक औरत मर्द के लिए ज़रूरी है ना जी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और जैसे म्यूज़िक इंसान को ज़रूरी है ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, तो इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए भी इंसान को एक ग़ुलाम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। फिर ये ज़रूरी अपनी मतलब ग़ुलामी भी करवाना, फिर उस ग़ुलाम में से जो अच्छे हों उनको आगे फ़ौज में भर्ती कर देना, उन ग़ुलामों से अपने घोड़ों की देखभाल कराना, मतलब इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने एरिस्टोटल ने बेस भी की। और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीदें भी हुई यार जी कि ये इंसान जो है ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लगा हुआ ग़ुलामों के बारे में, और उनको कह रहा है, उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, और ये वो फलानी का बड़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ के ऊपर। और इसके बाद इन्होंने एक और बड़े मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो मिडिल क्लास होने चाहिए। अब ये एक पॉइंट है कि स्टेट ऑफिशियल्स को मिडिल क्लास क्यों होना चाहिए। स्टेट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको मिडिल क्लास इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी भी रियासत में हर इंसान एलीट तो हो नहीं सकता। कोई एलीट होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई मतलब हर कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। तो उसने कहा जी कि हर इंसान जो मुआशरे में रहता है, जो उसकी अपनी एक ज़रूरियात होती हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। लेट सपोज एक मोहल्ला है, विलेज कौंसिल है, उसके अंदर यूनियन कौंसिल्स हैं, एक MPA जो सूबाई असम्बली में बैठा है, या एक MNA जो कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, वो वहाँ पे बैठ के अपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो आपके ना जी, वो तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेशन में वो शख्स वहाँ बैठ के आपकी गलियाँ, आपकी सड़कें, इनके ऊपर तो बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो करेगा तो कुछ मेजर हालात, क्योंकि इतना सेशंस में टाइम तो नहीं होता ना कि हर बंदे को सुना जाए, इतने ज़्यादा आपके MPs MNAs होते हैं। तो वो जो छोटे लेवल के स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं उनको, जैसे TMA हो गया, DCs हो गए, और उस लेवल के जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो मिडिल क्लास रखते थे, इसलिए ताकि उनको पता चल सके, वो अपने मोहल्ले गलियों में घूम सकें, यूनियन कौंसिल वाले, विलेज कौंसिल वाले घूम सके, देखें जी कि फ़लाँ गली में मसला है, फ़लाँ पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ से रोड टूटी हुई, इसको जुड़वा दें। उसके लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनको फ़ंड दिए जाते हैं ताकि वो ये काम करें, लेकिन फ़ंड वो MNA MPs के ही से फंड्स में से आते हैं, उनको ही दिया जाता है। लेकिन जब वो आगे जाके उसको रिप्रेजेंट करते हैं या वहाँ पर एक वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ इतने बड़े इलाके में इतनी ज़्यादा सड़कें ख़राब हैं। वो हर चीज़ का मजमूआ बना के पेश करते हैं। ये नहीं कि स्पेसिफिकली अब मेरी घर की गली ख़राब है तो मैं कहूँगा जी कि नहीं आप वहाँ असम्बली में जाकर शोर डालें जी कि मेरे घर की 100 मीटर की गली तो वो ख़राब है, ऐसे नहीं था। उसने कहा कि स्टेट ऑफिशियल्स को मिडिल क्लास होना चाहिए ताकि मिडिल क्लास लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, उनके जो मामलात हैं वो पूरे हो सकें, और वो आगे अपने रिप्रेजेंटेटर को बोलें, वो रिप्रेजेंटेटर जाके हेड ऑफ़ द स्टेट को बोले या सेनेट में बोले या स्पीकर को बोले, और उन चीज़ों के मामलात को हल किया जाए। तो जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये एक वाहिद शख्स है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी सबसे पहले। इसने सबसे पहले कहा था जी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों को उसने अलग अलग क्लासीफाई किया। उसने कहा जी कि हुक्मरान को कोई हक नहीं बनता कि वो असम्बली साज चीज़ों में घुसे। हुक्मरान है वो बैठे ऊपर चुप हो के, असम्बली में जो असम्बली के मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन सारी की सारी आपके पास मिनट्स की फॉर्म में आएगी, फिर आप उसको बैठिए एक दफ़ा पढ़ें जी कि क्या मामला चल रहा लगा हुआ। आपका कोई हक नहीं है कि जी असम्बली के कामों में हाथ मारे। और ये भी साथ कहा कि असम्बली का कोई काम नहीं जी वो एग्जेक्टिव के कामों में कोई हाथ मारे, एग्जेक्टिव का कोई काम नहीं है जी कि वो लेजिस्लेटिव्स का ये काम नहीं है जी कि वो जुडिशरी में हाथ मारें। इसलिए उसने कहा जी कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये बिल्कुल अलग अलग तीन अलग अलग चीज़ें हैं। आपका जहाँ पे अदलिया में हाथ होगा आपकी लेजिस्लेटिव्स का, तो वहाँ पे अदल तो ना हुआ ना जी, वहाँ इंसाफ की तो कोई बात भी नहीं हो रही ना, इसका मतलब, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इंसाफ को रखा जाए, एग्जेक्टिव का काम करे और लेजिस्लेटिव का काम करे। ये सबसे पहला बंदा था जिसने इस बारे में बात की थी। फिर इसने अब यहाँ पर ये प्लेटो के साथ मतलब जो है ना टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है,
मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, इसमें ये प्लेटो के साथ बहुत ज़्यादा मानते हुए नज़र आ रहा है कि ये प्लेटो की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है यार जी, के जो मोनार्की जो है वो सबसे बेड फॉर्म है, जो बदमाशी और गुंडागर्दी वाली फॉर्म है, बादशाहत वाली फॉर्म है, ये बहुत गंदी फॉर्म है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर वो एरिस्टोक्रेसी मतलब ओलिगार्की भी जो एक फॉर्म है जहाँ पे चंद मखसूस ख़ानदान हुकूमत कर रहे होते हैं, उसने कहा जी कि ये भी एक बहुत गंदी फॉर्म है, इसको भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्लाटो में। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, आपको अगर यहाँ नहीं समझ आती तो आप मेरी प्लाटो वाली वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर दिया हुआ है। फिर इसने कहा जी डेमोक्रेसी के बारे में, इसने बात की पॉलिटी, डेमोक्रेसी पॉलिटी एक अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे लोगों को हक होता है, वो अपने काम, अपने हकूक़ के लिए आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, मतलब वो फॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डेमोक्रेसी इज़ अ बैड फॉर्म। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ बैड फॉर्म, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ फॉर्म कि जिसके मिसाल के तौर पर लोग इतने आज़ाद हो जाएँ और वो अपने हालात में और उसमें मामलात में घूमना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इन्होंने बड़ी मज़े की फ़ेमस बुक्स हैं इनकी, दो तो बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं इनकी है जी। एक पॉलिटिक्स पे लिखी हुई है, सियासत पे, जिसके 8 वॉल्यूम है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल लॉज एंड कस्टम। माना जाता है जी कि इन्होंने अपने शागिर्दों से कहा था एक दफ़ा कि तुम लोग ऐसे करो, दुनिया के सारे 313 रियासतें थीं उस टाइम पे, उन 313 रियासतों के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, तुम लोग वहाँ जाओ। कोई बगदाद चला गया, कोई रोमानिया चला गया, कोई यूके चला गया, कोई कहाँ जहाँ मतलब रियासतें थी वहाँ चले गए। उन्होंने कहा तुम लोग वहाँ से वहाँ की सियासत की किताबें चुन के लाओ। उन्होंने वहाँ गए, वहाँ से उनकी सियासत की किताबें चुनी, वो लेकर आए, फिर उसके ऊपर उनको बैठ के स्टडी किया, फिर उसका जो एक निचोड़ निकाला ना जी, उसका जो एक निचोड़ निकाला, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। जो मैंने कहा सोशल लॉज एंड कस्टम्स जो उन्होंने लिखे थे, ये वो 313 रियासतों में उनके शागिर्द लेकर आए थे। फिर वो कितनी किताबें होंगी, ढेर सारी, वो लाई, उनको पढ़ी गई, फलां, और फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, मैं आपको ख़ुद भी कहूँगा कि आप उसको पढ़ें। पॉलिटिक्स उसके 8 वॉल्यूम है, और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग से वो है एरिस्टोटल की, उसे पढ़ें। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इंटरनेट से, अमेज़ोन के थ्रू मंगा सकते हैं, मंगा दीजिएगा, इसको पढ़ें। ये बहुत बेहतरीन बुक है इसकी, क्योंकि ये बहुत अलग अलग माइंड्स, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका कि पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल थॉट्स, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें कि बंदे का जो दिमाग है वो ओवरनाइट में चेंज होता है। उसने किताबें सारी इसलिए मंगवाई कि यार जी 313 रियासतें हैं, 313 रियासतों के अंदर 313 डिफरेंट दिमाग बैठे हुए हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसी है। अब शाह ईरान है, उसकी अलग पॉलिसी है, दुबई का कहेंगे, सऊदीया का कहेंगे, उसकी अलग पॉलिसी है, रोमन्स की अलग पॉलिसी है, एथेंस की अलग है, फ़लाँ की अलग। तो उसने उन सब कुछ निचोड़ निकाल के जब निकाला तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी प्यारी किताब बनाई है उसने। अब यहाँ तो एक टाइम यूट्यूब पे बहुत कम होता है, बंदा इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। अलबत्ता हमारी क्लासेस तो इंशाल्लाह खैर से स्टार्ट हो ही रही हैं, 15 से 20 फरवरी के दरमियान हम फाइनली कर रहे हैं। नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो उस नंबर पे काइंडली आप कांटेक्ट करें, और उसके बाद जो है आप उनसे बात करके अपने एडमिशन्स कराएं। और उन्होंने इसके बाद जो बात की, थॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, थॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, थॉट्स ऑफ जस्टिस की बात की। मतलब थॉट्स जो थे, अगर बात करें उनके इंसाफ के निज़ाम के तौर पे, तो उनके लिए दो चीज़ें जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, वो थी मॉरलिटी एंड द मॉरल वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिस चीज़ में मॉरलिटी ना हो, मॉरल वैल्यूज़ ना हो, इखलाकी कदरें ना हो, वो मुआशरा चल ही नहीं सकता। जहाँ मुआशरे में कदरें नहीं हैं, मुआशरती कदरें नहीं हैं, आप उसको नहीं चला सकते किसी भी तरह से। तो इसलिए उन्हें को बहुत ज़्यादा अहम करार दिया, और उनको प्रमोट करने को कहा कि अगर सोसाइटी को आगे लेकर जाना है, अगर प्लाटो, उसने कहा जी कि अगर आपने इनको आगे लेकर जाना है तो पहले अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, मॉरलिटीज़ को, इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मॉरलिटी क्या होती है।
फिर वहाँ पे जहाँ पे एक जगह पे ये डिसएग्री करते हुए नज़र आते हैं प्लाटो के साथ कि और सब लोग कानून के मातहत हैं। ये हम सुकरात में डिस्कस कर चुके थे कि सुकरात में हमने ये डिस्कस किया था, जबकि प्लाटो में कुछ और था। अब सुकरात ने भी यही बात की थी, इन्होंने ये कहा था जी कि जो सब लोग हैं वो कानून के मातहत होने चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं कि कानून को तोड़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो कानून से बालातर हैं, जो छोटे लोग हैं उनके लिए कानून ही कोई नहीं है, और उनके लिए कानूनी कानून है। जो ऊपर वाला तबका है जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप काइंडली पुरानी वीडियोस भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से इन बातों की समझ आएगी, क्योंकि चीज़ें यहाँ तक तो रिपीट हो रही है, यहाँ से आगे ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी कर जाएगी। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनके जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, उसने ये बात कीजिए कि बड़े लोगों के लिए कानून है नहीं है कुछ भी, और छोटे लोगों के लिए कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसने प्लाटो के साथ थोड़ी सी क्रिटिसाइज किया था। फिर इसने डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव, इसने स्टेट जो है उसके लॉस को दो तरह से उसने इस चीज़ पे आया कि अगर आपने एक स्टेट के जो लॉज हैं वो दो तरह के होने चाहिए। कौन से? एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, और दूसरे जो होते हैं वो अपने लिए, अच्छा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं ये कौम के लिए होते हैं, रियासत के लिए होते हैं, और दूसरे जो करेक्टिव लॉज होते हैं वो रियासत के लिए भी होते हैं, होते तो रियासत के लिए, काम तो सारा के साथ रियासत के लिए होता है। लेकिन चलें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पहले मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो उसने कहा कि ये एक इस तरह की चीज़ है कि मुल्क को चलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा। एक रियासत को चलाने के लिए पहले मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपके मेंबर्स अच्छे होने चाहिए, आपके स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो मिडिल क्लास के होने चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं ताकि आप इनको काबू कर सकें, उनके मामलात को ठीक कर सकें, गुर्बत घटा सकें, उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकें। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट के काम में एक ये कानून है, ये कानून बनाया कि ये इस कानून के तहत रह के करें। नंबर 2, उसने कहा जी करेक्टिव वो चीज़ होती है कि अब एक तरफ आपने फौज भर्ती की, एयरफोर्स बनाई, नेवल फोर्सेस बनाई, रेंजर्स बनाए, पुलिस बनाई, ये किया वो किया, अदलिया बनाई, लेजिस्लेशन की, ये फलां 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 फलां। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो कर ली, डेफिनेटली अब उनको कुछ देना भी होता है। मतलब देना है इन सेंस कि वो काम कर रहे हैं, जो भी इंसान काम करता है उसकी निस्बत उसको कुछ मिलता भी है। हर एक को पेज मिलती हैं, प्लॉट्स मिलते हैं, घर मिलते हैं, व्हाटएवर जो भी होता है, उनकी ज़रूरियात होती हैं, वो पूरी करनी होती है, स्टेट की ज़रूरत। लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए करेक्टिव वो लॉ बनाया तजारत के लिए कि हमारे पास जो तजारत है हम किन के साथ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब पाकिस्तान के पास अगर नमक बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं जी कि इंडिया के यूएई के पास तेल बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हम ऐसे करते हैं जी कि अपने नमक के साथ उनके ऑयल को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑयल हमारी भी ज़रूरत है और नमक उनकी भी ज़रूरत है। और जो लोग ख़रीदना चाहते हैं तो कैश पे ले लें, जो सोने के चांदी के सिक्के होते थे वो डील्स कर लें। मतलब तजारत के लिए उन्होंने एक अलग कानून बनाया और स्टेट के लिए उन्होंने अलग कानून बनाया, जिसके अंदर लोगों ने रहना किस तरह से है, उनके एजुकेशन सिस्टम पे, उनकी फोर्सेस सिस्टम पे, उनकी हर चीज़ के ऊपर। और दूसरे तजारत के ऊपर बनाया कि उन्होंने कैसे करना है। इस बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, हम इतनी बातें मैं आपको फिर कह रहा हूँ डिटेल में नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैंने जो आपको मेजर चीज़ें एरिस्टोटल के बारे में बतानी थी बता दी। इनकी जो एजुकेशन के ऊपर थाट्स हैं वो सेम प्लाटो वाले ही हैं। प्लाटो ने कहा था जी कि 1 से 6 साल तक बच्चों को जो स्टोरीज सुनाई जाएँ, उनको समझाया जाए, फिर इसी तरह से जब वो बड़े होकर 21 साल तक जाएँ तो। लेकिन उसने ये कहा था कि उनको 21 साल से फ़िलासफ़ी पढ़ानी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये बात की जी कि नहीं, इनको 16 से 21 साल तक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, बायो भी लिखी, एथिक्स भी लिखी, पॉलिटिक्स भी लिखी, मेटाफिजिक्स भी लिखी, बेशुमार किताबें लिखी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ ताकि हर बंदे को पता हो कि बायो क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, ये क्या, फलां फलां फलां। जब वो 21 साल के हो जाए तो 21 साल के बाद उनको फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए, उनको रियासत और सियासत के बारे में बताया जाए, ताकि वो इतने कॉम्पिटेंट हों, जो फ़िलासफ़ी पढ़ने के बाद निकल जाएँ आगे ब्यूरोक्रेसी की तरफ, वो निकल जाएँ, मुल्क को चलाने, रियासत को चलाने उसके हालात के लिए वो निकल जाएँ। बाकी कम से कम कोई ऐसा हो जो डॉक्टर बन जाए, कोई हकीम बन जाए, कोई चोर बन जाए, ताकि हमारे मुल्क इस तरह से भी तरक्की करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे मैं एरिस्टोटल का अख्ताम करूँगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन नीचे दिए हुए नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिए। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तो हमारी क्लासेस बाकायदगी से आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स की आ रही है डिमांड जी, उनके लिए भी स्पेशली एक टाइम निकाल के उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं और डिटेल में आना चाह रहे हैं तो काइंडली नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए।
लाजमी कांटेक्ट कीजिए और उनको अपने ख़यालात से बताइए हमें कि पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये वीडियोज़ ये लंबी हो जाती हैं और इतनी बोरिंग हो जाती हैं कि फिर लोग इसको देखना भी पसंद नहीं करते। अब 30 मिनट की वीडियो कौन देखना चाहेगा। तो काइंडली अगर आप इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं तो काइंडली फिर आप उस तरह से आइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका मुझे मेरा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू पीपल। और दूसरी बात ये जी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली इसको एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू जी। अल्लाह की अमान में। खुदा।